जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं धर्म के नाम पर। जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है वो समझ से परे है और राजस्थान में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी उस सरकार को चला रही है, नेता नहीं चला रहे हैं। और ये नगर निगम में सुधार करो जितना ही कम है। कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए भी हमारे पास पैसे पूरे नहीं होते थे। नेता कहलाना या बनना आसान है, लेकिन हमारी जगह रहकर खुद उस पे काम करना बड़ा मुश्किल है। जब कोरोना से किसी की मृत्यु अस्पताल में हो जाती थी तो उसके परिजन भी उसके पास नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं यहाँ पर तो उनके आने से पहले फटाफट रोड कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, टेम्परेरी सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद में उन रोडों की क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। उन्होंने उस समय के एमपी अशोक गहलोत जी के लिए अपने एमएलए पद का त्याग दिया था, वो क्या किस्सा था? एक उभरते हुए नेता की राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो क्या मतलब स्वर्गीय श्री मान सिंह जी देवड़ा जी को हम किंग मेकर की उपाधि दे सकते हैं? आज एक छोटा व्यापारी अपने बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है, उसको कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं है, उसके पास में एक्चुअल में एग्जांपल्स भी बहुत कम है। क्योंकि आप छोटे शहर में हो तो आपको अच्छी मैन पावर नहीं मिलती, मैनेजर्स नहीं मिलते, आपको खुद को रिप्लेस करने वाला कोई बंदा नहीं, आप बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस को लॉन्च किया है। ये बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस में पहले हमारी आपके साथ में कॉल होती है, जहां पर हम 6 पैरामीटर के ऊपर आपके बिजनेस की सारी डिपार्टमेंट को एनालाइज करते हैं। और उन डिपार्टमेंट को एनालाइज करने के बाद हम आपको एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जिससे आपको ये समझ में आता है आपका बिजनेस अभी कहाँ चल रहा है और कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद में हमारा एक 18 मंथ्स का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रहता है, जहां पर हम आपके साथ आपके बिजनेस में लगकर एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प करते हैं। उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो रहने वाला है जोधपुर नॉर्थ की मेयर श्रीमती कुंती देवड़ा जी के साथ में। कुंती देवड़ा जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी फैमिली ने जोधपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर हम उनके बैकग्राउंड के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में हम बात करेंगे कि पॉलिटिशियन की जिंदगी में जो सारी अच्छी बातें दिखती है, हमें लगता है नेता बनना बहुत अच्छा है, फैंडम मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि टफ सिचुएशन के अंदर कैसे आप अपने ब्लू कॉलर एम्प्लॉय को मैनेज कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर जानलेवा हालात हो जाए तब भी आप कैसे मैन पावर को हैंडल करते हैं, वो भी बिना सैलरी आप कैसे मैनेज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन्स आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो सी यू इनसाइड द पॉडकास्ट। सो मैम थैंक यू सो मच, आज आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ में पॉडकास्ट में आए। देखो वैसे बड़ा मुश्किल होता है किसी पॉलिटिशियन के लिए पॉडकास्ट के लिए समय निकालना, और जोधपुर की जनता के लिए अभी पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नया भी है और किसी पॉलिटिशियन ने आगे खुलकर अपने मन की बात नहीं की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम पहले आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड से करेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड से करेंगे। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। आपके पिताजी 3 बार एमएलए रह चुके थे और बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय मान सिंह देवड़ा, जिन्होंने जोधपुर और राजस्थान की राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ और उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने ठाना उसको करके दिखाया। और जोधपुर शहर में जो विकास की योजनाएं हैं उनको एक गति देने का काम मान सिंह जी देवड़ा, मेरे स्वर्गीय पिताजी, ने दिया और ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आज भी जनता उनको याद करती है। और इसमें कई ऐसी योजनाएं थी जिसमें मुख्य तौर पर कहे तो जो आज हमारे जोधपुर की आन बान शान बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, जिसमें युवा सबसे ज़्यादा उसको जो यूज़ करता है स्पोर्ट्स के माध्यम से, और ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने यहाँ कॉम्पिटिशन्स कराए अपने कार्यकाल के दौरान। वो 3 बार एमएलए के साथ साथ यूआईटी के चेयरमैन भी रहे और इसके साथ साथ राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन भी रहे। इन पदों पे रहते हुए उन्होंने ये विकास कार्य कराए। और जब वो राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन थे तो उन्होंने अशोक उद्यान का निर्माण कराया, जो कि आज हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ घूमते हैं और उसका लाभ लेते हैं। इसकी योजना उन्होंने जो उनका एक विजन था कि जोधपुर शहर में एक ऐसा पार्क होना चाहिए जिसमें सभी वो सुविधाएं हो, चाहे इंडोर स्टेडियम की हो, ओपन एयर थिएटर हो और अन्य कई ऐसी सुविधाएं उन्होंने उस अशोक उद्यान में दी हैं, जो उस समय जब वो उसका निर्माण शुरू हुआ था वो राजस्थान में मात्र एक ऐसा उद्यान था जिसमें ऐसी मल्टीपल सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी।
और इसके साथ साथ जब वो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो सबसे पहले जब वो 1971 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष पद पर चुने गए थे और उसके बाद 1980 में प्रथम बार जब वो विधायक बने सरदारपुरा विधानसभा सीट से, तो उसके बाद वो यूआईटी के चेयरमैन विधायक पद के साथ साथ उस पद पर रहे। तो उन्होंने सबसे पहले जो सोडियम लाइट्स पूरे राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर शहर में आई थी और वो उन्हीं की देन थी, और राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन रहते हुए हाईमास लाइट्स थी, वो सब सर्वप्रथम पूरे राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर शहर में उन्होंने ये दी थी। और पूरे सिर्फ हाउसिंग बोर्ड में ही नहीं, पूरे जोधपुर शहर में उन्होंने हर चौराहे पर ये प्रयास किया था कि ऐसी हाईमास लाइट्स लगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप उनकी वर्किंग स्टाइल को कॉपी कर पा रही हैं कहीं पर? देखिए, एक बहुत गौरवान्वित मैं महसूस करती हूँ अपने आप को कि मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ जिनको लोग अपने दिलों में बसाते हैं और अपने उनकी जीवन शैली को और उनकी वर्किंग को आज भी याद करते हैं, और जो विकास कार्य है उन्होंने लोगों के दिलों में एक अनूठी छाप छोड़ी है। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है, जब मैं 8-9 साल की थी, जब मैं समझने लगी थी, तब से वो मुझे अपने साथ रखा करते थे। तो मुझ में भी वो एक सेवा भाव का इंटरेस्ट उनको देखते हुए डेवलप हुआ। लोग जिस तरीके से उनकी सराहना करते, उनके काम की सराहना करते, और जिस तरीके से उन्होंने हर गरीब, दलित और निम्न वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा से सोचा, चाहे कोई कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का व्यक्ति उनके दर पर आया तो उसकी जो भी समस्या है उसको दूर करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। तो यही सीख हमने और हमारे परिवार ने उनसे ली है। वो हमारे परिवार के नींव थे और हमारी परिवार की धुरी थे, और उनसे हमने प्रेरणा लेते हुए मैंने विशेष तौर पर, जो मुझ में शुरू से एक इंटरेस्ट था सेवा भाव का, लेकिन उनके पदों पे रहते हुए जब तक वो थे, 2011 में उनका देहांत हुआ, तब तक हमने कोई पद नहीं लिया। उनके देहांत के बाद 2 साल बाद मैंने राजनीति में कदम रखा, वो भी जनता के कहने पर। जो लोग मुझसे मिलते थे उनके देहांत के बाद, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे, मेरा उत्साहवर्धन करते थे, और लोगों की उम्मीदें इस परिवार से जुड़ी हुई थी। लोग चाहते थे कि इस परिवार ने जिस तरीके से जोधपुर शहर की और राजस्थान की सेवा की है, तो इस परिवार से कोई ना कोई आना चाहिए आगे राजनीति में। और मुझ में भी ये एक इंटरेस्ट था कि मैं, जो लोग मेरे पास समस्या लेकर, जब मैं कोई पद पर नहीं थी तब भी मेरे से लोग मिलने आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, और प्रयास रहता था मेरा कि मैं इनकी समस्याओं को कैसे दूर कर सकूं, और मैं उनमें कई हद तक सफल भी होती थी। तो एक इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप हुआ कि राजनीति में पहला कदम होता है सेवा का कार्य। उस सेवा का कार्य आप करोगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में जो भी आपका राजनीतिक लक्ष्य है उसको आप हासिल करोगे। तो यही प्रेरणा हमें हमारे पिताजी से मिली और हम उसके साथ आगे बढ़े। तो मतलब आपके हिसाब से आप उनके वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो पल कौन सा रहा जब आपको लगा कि पॉलिटिक्स आपके लिए बना है? क्योंकि शुरुआत में जैसे लोगों का एक करियर रहता है, पहले वो छात्र नेता राजनीति में आते हैं, फिर कॉलेज के इलेक्शंस लड़ते हैं। आपकी हिस्ट्री उस तरह से तो नहीं रही, आई एक्सपेक्ट। देखिए, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तब भी जो एनएसयूआई के प्रतिनिधि थे उन्होंने मेरे पिताजी से संपर्क किया था, लेकिन उस वक्त परिस्थितियां नहीं बनी। तो लेकिन उस वक्त भी मैंने बहुत ही एक्टिवली कॉलेज के चुनाव में भी भाग लिया था। मेरी एक मित्र को मैंने चुनाव लड़ाया था और उसके साथ रह के मैंने पूरी भागीदारी उन चुनाव में निभाई थी। खुद मैंने नहीं लड़ा था, लेकिन साथ रह के उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसमें मेरे पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई आप काम करो, पहले सीधा किसी चुनाव को लड़ना ठीक नहीं है, पहले आप देखो क्या उसमें सीखने को मिलेगा। आप पहले आप जो चुनाव लड़ते हैं उनके साथ रहिए। हमने हमारे पिताजी के चुनाव तो देखे ही थे, लेकिन किसी और के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाना, एक उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चुनाव, छात्र राजनीति के दौरान मैंने कैंपेनिंग की उनके चुनाव में, और हम उसमें सफल भी हुए। जो कैंडिडेट थी वो विजयी भी हुए। और इसके साथ साथ उसके बाद देखिए, एक जीवन का एक वो महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें पढ़ाई के बाद एक बच्ची की शादी हो जाती है, और वो 5-7 साल का गैप आया था जिसमें मेरी भी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। उसके बाद जब पिताजी थे उस वक्त हमें हमें वो एक कोई पद लें हम या चुनाव लड़ें, ऐसा हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और हमारे पिताजी खुद एक ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे, तो हमें उनके संरक्षण में काम करने का बहुत मौका मिला था। तो हमने मतलब जीवन पर्यंत, जब मैं 8-9 साल की थी और आज मैं 45 साल की हूँ, तो हमने काम
किया है, उसके बाद हमने कोई मांग की है कि भाई हमें अब किसी पद पे रहकर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है। मतलब आम तौर पे अगर हम नेताओं की बात करें तो वो अपने रहते रहते अपने बच्चे की गद्दी सेट करके नहीं, जाते हाँ, हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन कहा। आपने यहाँ पर ये पहले ही प्रूव कर लिया कि आपने उस समय तो बिल्कुल पद को हाथ ही नहीं लगाया और पद की तैयारी आपने उनके जाने के बाद में की। ये बात मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने उस समय के एमपी अशोक गहलोत जी के लिए अपने एमएलए पद का त्याग दिया था, वो क्या किस्सा था, मतलब क्या रीज़न थे? देखिए, राजनीतिक परिवेश में कई ऐसी घड़ियां आती है जब आपको पार्टी के हित में एक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। वो एक ऐसा समय था जब अ, अशोक गहलोत साहब एक मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनको जो 98 में चुनाव हुआ, आखिरी चुनाव, जब मेरे पिताजी और जोधपुर की तीनों ही सीटों पे कांग्रेस विजयी हुई थी और पूरे राजस्थान में एक कांग्रेस का माहौल था और अशोक गहलोत साहब एक उभरते हुए नेता थे और उस वक्त ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए थी कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसमें जब ये सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्हें वापस जब 99 में उपचुनाव करा के कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, तब मेरे पिताजी ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मैं मेरा पद छोड़ूंगा और एक उभरते हुए नेता की राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। हमेशा उन्होंने अपने कार्यकर्ता हो चाहे अपने साथ के नेता हो, उनको हमेशा संरक्षित करने का काम और आगे प्रोत्साहित करने का काम उन्होंने किया, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। और उसके बाद जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पिताजी राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन बने गए थे। तो क्या मतलब स्वर्गीय श्री मान सिंह जी देवड़ा जी को हम किंग मेकर की उपाधि दे सकते हैं? देखिए, किंग मेकर एक अलग शब्द है, लेकिन वो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, वो जोधपुर का चाहे कोई नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो या छोटे से छोटा कोई आम व्यक्ति हो, उनके दिलों में वो राज करते थे। और उनकी हमेशा से ये एक सोच थी कि नेकी कर दरिया में डाल, ये उनकी सोच थी। और वो हमें भी यही सोचते थे कि अच्छा काम करो और पीछे का आगे का मत सोचो कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, आप नेकी करो और उसको भूल जाओ। यही उनकी नीति हमेशा से रही और इसी वजह से आज वो हर एक व्यक्ति की मन में बसे हैं। देवड़ा साहब ने अपना एक इलेक्शन 1 वोट से जीता था, वो माहौल भी काफ़ी सिनेमैटिक था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, वो उनके जीवन का पहला चुनाव था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था उन्होंने, और 1971 की बात है ये, और उन्होंने मात्र 1 वोट से उसमें विजय हासिल की थी। देखो, मेरा तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों से जैसे सुनते हैं कि वो एक ऐतिहासिक क्षण था जो जब उन्होंने अपने जीवन में एक राजनीति में प्रवेश किया। और 1 वोट से जीतना एक बहुत उस समय में बड़ी बात होती है। जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही टफ होता है वो चुनाव, उतना ही मुश्किल होता है और उसमें एक एक वोट की कीमत होती है। तब लोगों को समझ में आया कि 1 वोट की क्या कीमत है। और वो उस चुनाव को लड़ने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट पद पे आए थे, उपाध्यक्ष बने थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत वहाँ से की थी। आपका भी जैसे चुनाव था तो आप भी 200 वोटों से जीते थे, तो क्या उसको भी बहुत कम मार्जिन से जीत मानी जाएगी? जी बिल्कुल। अभी जब मैंने चुनाव लड़ा तो नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया गया था और वार्ड बहुत छोटे छोटे हो गए थे, जिसमें मेरे वार्ड में मात्र 2800 वोटों का मेरा वार्ड था, जिसमें 200 से जीत करना एक तरीके से अच्छी जीत है। लेकिन अगर उसको फिगर को देखा जाए तो मात्र 200 वोट के दिखते हैं। और मेरा भी चुनाव बहुत ही टफ था। मैंने भी, महिला सीट मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने भी उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने ये कई ऐसे महिला वार्ड थे जहां से मुझे ये अप्रोच की गई थी कि भाई आप हमारे वार्ड में आके चुनाव लड़ें। मंडोर के कई ऐसे वार्ड थे जिसमें महिला सीट खाली थी, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ के लड़िए। लेकिन मेरा ये मानना था कि जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मेरा घर है, मैं उसी वार्ड से चुनाव लड़ूंगी, अन्य किसी वार्ड से नहीं लड़ूंगी। और मेरे सामने एक पुरुष प्रतिद्वंदी थे जिनको मैंने 200 वोटों से हराया था। तो ये एक मेरे लिए एक टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर था और उसको मैंने बहुत ही मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा था। तो उस समय क्या आपको पता था कि अब क्योंकि मैं
ये चुनाव जीत जाऊंगी तो मेरे लिए मेयर की कुर्सी ऑटोमेटिकली आपके लिए आ जाए, हाजिर हो जाएगी? देखिए, ऑटोमेटिकली तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं मिलता है। आपको मेहनत कोई भी क्षेत्र हो जीवन में करनी पड़ती है। और जब मैं पार्षद का चुनाव जीत गई, उसके बाद पार्षद मेयर को चुनते हैं। तो मैंने एक एक पार्षद से संपर्क किया और सबसे राय ली, और सभी पार्षदों का एक मत था मुझे चुनने का। तो ये मैं श्रेय सारा मैं मेरे पार्षदों को दूंगी, क्योंकि पार्षदों ने मुझ पर विश्वास रखा और उनके विश्वास के बदौलत, उनके वजह से मैं मेयर बनी। क्या मतलब लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी लॉबिंग होती है फिर? देखिए, लॉबिंग तो नहीं कह सकते। नगर निगम के चुनाव में जिस पार्षद दल की पार्टी की जो मेजॉरिटी होती है, जैसे कांग्रेस के पार्षद, हम 61 पार्षद थे, 61 में शामिल अगर 6 निर्दलीय भी थे, तो सभी के साथ सामंजस्य बैठाकर और बातचीत कर कर, और इसके साथ साथ जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे आला कमान है, उनके निर्णय के अनुसार हमें ये मौका मिलता है। जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, माननीय अशोक गहलोत साहब थे, जोधपुर में राजेंद्र सोलंकी साहब थे, तो इन सब के निर्देशों के अनुसार और पार्षदों की सहमति से हमें ये मेयर पद को मिलने का मौका मिलता है। एज अ मेयर आपको काफ़ी टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, तो काफ़ी लोग नाराज़ भी होते होंगे, तो उनको उसको कैसा मैनेज करते हैं? देखिए, बिल्कुल मेयर पद पे रहते हुए मेरी एक भूमिका जो थी कि भाई निष्पक्ष सबके साथ न्याय हो। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई चीज़ें कुछ हद तक कोई गलत भी होती है, तो हमें थोड़ा सा कोई उस रूड वे में उन्हें समझाना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में, रूड तो नहीं कहूँगी, स्ट्रिक्ट वे में हमें समझाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ गलत है। कई बार पब्लिक भ्रमित होकर भी हमारे पास आ जाती है, तो हमें भी उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझाना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये चीज़ें हमें कई बार फेस करनी पड़ती है। ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो? देखिए, पट्टों के मामलों में हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ा। कई लोग गलत वे फ्लो में आके कहीं उसमें आए थे, तो हमें जो मतलब बिल्कुल सही चीज़ है वो हम आगे उनको बताते थे और उन्हें गाइड करते थे, और जो नहीं हो सकता था उसमें भी हमें उनको कहने की ज़रूरत पड़ती थी कि भाई ये संभव नहीं है। शुरुआत में काफ़ी गलतियाँ भी हुई होगी, तो उसको कैसे आप सीखते गए, कैसे किया? देखिए, जैसे जैसे समय निकलता है तो गलतियाँ होती है, रियलाइज़ भी होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या कमी रही, किस वजह से हुई। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम गलतियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो उसमें हम यही कहते हैं कि तुरंत इसमें कैसे सुधार हो सकता है, वो हमारा प्रयास रहता है। आप जैसे महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रही हैं, और अगर आज मैं पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट देखें, अगर इंडिया लेवल पर देखें तो सिर्फ 14% है, राजस्थान लेवल पर देखें तो सिर्फ 10% ही है। तो आज आपको क्या लगता है, महिलाएं पॉलिटिक्स में पीछे क्यों हैं? देखिए, पीछे इसलिए है कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में तो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक रिजर्वेशन निश्चित किया था कि भाई इसमें ये रिजर्वेशन 33% महिलाएं इसमें भागीदारी निभाएंगी, और आज गाँव में और शहरों में पंचायत के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में ये रिजर्वेशन फॉलो भी होता है, और इनमें चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, इसमें महिलाओं का नेतृत्व ज़्यादा है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में इसकी कमी है, क्योंकि जो बिल पास मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम होना था वो हुआ नहीं, और हमें उम्मीद है कि ये वर्तमान सरकार इसको जल्द ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस बिल को पास करके लागू करेगी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और महिलाएं नेतृत्व करने में कहीं कोई कमी नहीं है। महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे पदों को सुशोभित किया है, तो महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं है। महिलाओं का नेतृत्व बहुत ही बखूबी वो निभाती हैं, और जिस तरीके से एक इनबॉर्न क्वालिटी महिलाओं में होती है, एक शक्ति महिलाओं में होती है, तो वो कोई भी जिम्मेदारी उसे किसी भी क्षेत्र में दी जाए तो वो बखूबी निभाती है। आप पर्सनली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे मोटिवेट करती है? देखिए, मैं महिलाओं से जब भी मिलती हूँ तो महिलाओं को यही कहूँगी कि जिस किसी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपका हुनर है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई काबिलियत नहीं हो। हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें एक काबिलियत ज़रूर होती है, तो उसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। मैं यही कहूँगी कि भाई अपने लक्ष्य को हासिल करने में
कोई कमी नहीं रखें, और विशेष तौर पर उनके परिवार के मुखिया को, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, उनसे कहूँगी कि महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। जब पुरुष उसका साथ देगा और महिलाओं में एक अपने आप एक जोश आएगा कि उसका परिवार उसके पीछे खड़ा है, तो निश्चित तौर पर वो सफल होती हैं। और यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जड़ों को ना भूलें। जी, तो मतलब जैसे पुरुष प्रधान देश के अंदर आज मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में जेंट्स की एंट्री फिर भी इजीली हो जाती है। आपका क्या मानना है, क्या फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एंट्री करना शुरुआती तौर? एंट्री करना कोई मुश्किल नहीं होता है, अपनी जगह बनानी अपने को खुद को आनी चाहिए कि भाई आज आप एक, चाहे महिला है या चाहे पुरुष है, आपको अपनी जगह कैसे बनानी है। वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके व्यवहार का, और आपके व्यवहार के साथ साथ आप आज के समय में अगर कहा जाए तो आप कितनी शिक्षित हैं, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका व्यवहार कैसा है। अगर ये दो चीज़ आप उस सामंजस्य के साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। एक नया KPI आया है अभी, वो ये देखता है कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने मिलियन आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी रील पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। जी देखिए, ये आधुनिक युग है और इसमें हमें भी समय के साथ चलने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर जो आज का युवा है वो इनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। वो यही है कि भाई वो देखेगा कि इस व्यक्ति के सोशल मीडिया पर किस तरीके से इन्होंने प्रोग्रेस की है। तो ये समय के साथ चलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन 100% सोशल मीडिया से राजनीति संभव नहीं है। धरातल पर आप क्या हैं, फील्ड में जनता के बीच आप कैसे काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पास रविंद्र सिंह जी भाटी है, जिन्होंने जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने खुलकर अपनी बात की, काफ़ी बेबाकी से वो युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से अभी अपना वो फ्यूचर देख रहे हैं राजनीति में, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, वो उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। यहाँ से मैं उनसे तब भी मिली भी थी और कई बार उनसे मुलाकात का मौका मिला, और उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की और युवा उनसे जुड़ा, वो उनकी वर्किंग है, उनकी काबिलियत है और उनकी मेहनत है। जिस तरीके से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों में छोड़ी है, और जो राजनीति की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से की, तो निश्चित तौर पर युवा उनसे उस समय से जुड़ा हुआ था, और आगे भी उनको एक रास्ता दिखाने का काम उनके साथ की टीम ने किया। और जब टीम का साथ होता है और खुद में एक लगन होती है लोगों के लिए कार्य करने की, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने की, वो कार्य उन्होंने किया, तो इसी वजह से वो आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, जो अभी वो अपने क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉपर सरकार से उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल पा रहा है? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन खुद की जो इमेज है वो लोगों के दिलों में जिस तरीके से उन्होंने बनाई है, तो आने वाले समय में वो निश्चित तौर पर एक उभरते हुए नेता बनेंगे। राजनीति में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे मेथड आजकल लोग अपना रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है उनकी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो सरकार है, चाहे केंद्र में कहें या राजस्थान में, और जिस तरीके से ये कार्यशैली इनकी है, और जो काम जनता को दिखने चाहिए कि किस सरकार ने क्या काम किया, क्या विकास किया उस शहर के लिए, उस स्टेट के लिए, वो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं धर्म के नाम पर, जो सबसे गलत है। मैं मानती हूँ कि धर्म पे नाम पर किसी को भ्रमित करके आप वोट बैंक हासिल करें, वो ठीक नहीं है। आपने उस शहर के लिए, उस क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य किए, क्या योजनाएं आपने बनाई जिससे आम व्यक्ति को लाभ हो सके, निम्न वर्ग के व्यक्ति को लाभ हो सके, उन कामों की जानकारी के आधार पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं या जो भी है, तो उसके बाद आप उन नेताओं को डरा धमका कर, उनको प्रेशराइज कर कर आप जिस तरीके से काम करते हैं, वो आज की सरकार कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगी राजस्थान में जो सरकार चल रही है, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी उस सरकार को चला रही है, नेता नहीं चला रहे हैं, और सभी एक दूसरे पर की तरफ बगले झांकते रहते हैं कि कौन क्या, किसकी वजह से क्या काम कैसे होगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो आपको नहीं लगता उसमें उस पार्टी के लीडर की भी कमी है, जिसकी वजह से वो अपने सारे नेताओं को जोड़ कर नहीं रख पा रहा?
जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके 1-2 कारण ही होते हैं। या तो जो उसने उस पार्टी से उम्मीद रखी थी वो उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, या जो उसे चाहिए था वो मान-सम्मान उसे उस पार्टी में नहीं मिला, इसलिए वो पार्टी छोड़कर, या फिर जो जिस पार्टी में वो गया उस पार्टी का उस पर कोई दबाव था। तो ऐसी 2-3 चीज़ें मायने रखती हैं कि भई वो पार्टी छोड़कर क्यों जा रहा है, और वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो पार्टी छोड़कर क्यों गया। पार्टी कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं करती है। समय-समय पर सभी को मौका मिलता है अपने क्षेत्र में काम करने का, और उसी के बदौलत उन्हें वो पद भी मिलते हैं। लोगों का मानना है कि एक नेता बन गए, लाइफ सेट है, एक कॉल पे काम हो जाता है, तो इस पे आपका क्या है, क्या सच्चाई है ये? देखिए, लोगों के धारणा को तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि नेता कहलाना या बनना आसान है, लेकिन हमारी जगह रहकर खुद उस पे काम करना बड़ा मुश्किल है। हमें कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि निर्णय लेने होते हैं, तो हमें भई किसको चुना जाए, क्या चुना, हमें हमारे लिए तो हर कोई व्यक्ति जो हमसे मिलता है वो हमारे लिए ठीक होता है, लेकिन हमें अगर निर्णय लेना होता है तो हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। कई ऐसे कार्य होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में, विकास कार्य की बात करें या अन्य कोई सुविधाओं की बात करें जो हमें पब्लिक को देनी होती है, तो उसमें भी हम कई बार पूरी नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम 100% पूरा करने में हमें समय लगता है, तो लोगों को आश्वासन देने में भी हमें बड़ी कठिनाई आती है। और उसकी वजह से कई बार आलोचना भी सुननी पड़ती है, और तरह तरह के रिपोर्टर्स को भी आपको सामना करना पड़ता है। देखिए, आलोचनाओं से हम नहीं घबराते हैं। आलोचनाओं को हम पॉजिटिव लेते हुए उनसे सीख लेते हैं कि भाई ये इसने अगर कोई बात कही है तो इसमें क्या उसकी जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं, कितना सही है, कितना गलत है, और हमारे में अगर कोई कमी है तो उसको हम कैसे सुधार सकें और उसमें हम कैसे वापस उसको ठीक कर सकें, ये हमारा प्रयास रहता है। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर डेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको डेटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किस चीज़ की मांग है, पिछली सरकार उसको पूरा कर पाई या नहीं कर पाई, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, ये सारे डेटा आपको कैसे मिलता है? हम डेटा हमारे वार्ड के जो पार्षद होते हैं या हमारे वार्ड के अन्य संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, महत्वपूर्ण रोल पार्षदों का रहता है, क्योंकि वो पार्षद हर उस एक एक घर से वाकिफ होता है जो उसके वार्ड में है, और वहाँ की क्या समस्याएं हैं उनसे भी वो पूरा जागरूक होते हैं। तो हमें उन्हीं के माध्यम से, और हमारे संगठन जो जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी है वो भी इसमें कार्य करती है, और मिलकर हम इस ढांचे को तैयार करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। पार्षदों का तो झुकाव भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर साइड में, उस केस में हम कैसे फिर उस चीज को कर पाते? नहीं, तो हमारे हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता होते हैं, और पार्षद नहीं तो पार्षद प्रत्याशी होता है। अगर वहाँ का पार्षद हमारी पार्टी का नहीं जीता हुआ तो प्रत्याशी होता है, वो काम करता है, और हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हर वार्ड में होते हैं। तो मतलब, और इलेक्शन के समय में भी डेटा जो आपको चाहिए रहता है वो भी आपको मिल जाता है? मतलब बिल्कुल मिल जाता है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आप अगर कोई न्यू कमर है, वो आज एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता है, नेता बनना चाहता है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नए व्यक्ति अगर राजनीति में अपना कदम रखते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज सेवा से अपने कार्य की शुरुआत करें, और हमारे गांधीवादी नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी यही कहते हैं कि आप सोशल काम करोगे तो निश्चित तौर पर आप राजनीति में सफल होगे। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे कोई आधार कार्ड भी बनाना है, बीपीएल कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, या कोई अस्पताल में कोई काम पड़ गया उसमें मदद करनी है, या घर में परिवार में कोई मृत्यु हो गई है उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, या कोई आर्थिक या अन्य कोई दृष्टि से किसी की मदद करने की ज़रूरत है, तो ये छोटे छोटे लोगों को आप लाभ दोगे तो निश्चित तौर पर वही जनता में नेता बनाती है, तो और हम आगे बढ़ते हैं। तो यही सीख मैं उन्हें भी दूंगी कि भाई आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जाके मतलब अपने मोहल्ले गली में जाके लोगों के बीच बैठे, युवाओं के पास भी बैठे, बुजुर्गों के पास भी बैठे और बच्चों के पास भी बैठे, उनके दिलों में जगह बनाए, तो निश्चित तौर पर वही आगे बढ़ाएंगे आपको। एज ए मेयर आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मतलब आपके थोड़े बहुत शेड्यूल के बारे में मुझे पता है, आपके ऊपर एक बेटी होने की भी जिम्मेदारी है, माता जी का भी आप ख्याल रखती है, प्लस आपको सारे पब्लिक इवेंट्स में भी जाना पड़ता है, प्लस आपके ऊपर पूरे नॉर्थ की जिम्मेदारी भी रहती है। तो पूरी दिनचर्या आपकी किस तरीके से रहती है? सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली,
समाज, पब्लिक, इवेंट्स? देखिए, सब इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मैं मेरे हस्बैंड कुलदीप परिहार को दूंगी, जिन्होंने हमेशा से ही मुझे मेंटली फिजिकली सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा एक ऐसा मोटिवेशन दिया जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। परिवार का सपोर्ट जब रहता है, इन लॉज का सपोर्ट रहता है, मेरे सास ससुर ने भी मुझे हमेशा एक बेटी की तरह उन्होंने रखा और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और आपने ठीक कहा कि मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे माताजी की, जो जिनके स्वास्थ्य कारणों से वो हम बेड रिडन हैं और उनका डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार, और वो अकेली हैं तो मुझे उनके पास रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों को मैनेज करना एक महिला के लिए बड़ी मुश्किल नहीं है। और जब महिलाओं के पास डबल जिम्मेदारी आ जाती है, उन्हें बाहर भी काम करने की होती है, तो वो बखूबी निभा लेती है। ये एक इनबॉर्न क्वालिटी हर महिला में होती है। अगर उसको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो बखूबी उसको निभाएगी। और ऐसे ही मुझे मेरे इन लॉज का, मेरे फैमिली का, मेरे बच्चों का, सभी का सपोर्ट मिला और इवन मेरी मदर का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। और उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं आज इतनी आगे बढ़ी हूँ। और जो दिव्य आशीर्वाद मेरे पिताजी स्वर्गीय मान सिंह जी देवड़ा का है, तो वो एक अनूठी शक्ति मुझ में देते हैं जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पब्लिक वेलफेयर में आपने बहुत सारे काम किए। आपके इस पूरे टेन्योर में आपको क्या लगता है, ऐसा वो कौन सा काम है, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत आपको अपने ऊपर गर्व होता है? देखिए, काम तो हमने लगभग मेरे 5 साल पूरे होने को है, मात्र 2 महीने बचे हैं उसमें। कई ऐसे काम हमने किए जिसकी शुरुआत मैं कहूँगी कि सबसे पहले जब मैं मेयर बनी थी तो कोरोना काल था। उस वक्त नगर निगम ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य लोगों के लिए किए। जिस वक्त में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे मुझे गर्व महसूस होता है, आपको भी ध्यान होगा कि जब कोरोना से किसी की मृत्यु अस्पताल में हो जाती थी तो उसके परिजन भी उसके पास नहीं जाते थे। और कई ऐसे केसेस हमारे पास आए तो मेयर ने और कमिश्नर ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि एक नगर निगम की एक टीम तैयार की जाए जो उन डेड बॉडीज़ का ससम्मान दाह संस्कार करे, जिस भी कम्युनिटी का वो है उस तरीके से। चाहे मुस्लिम है तो उस तरीके से करे, चाहे हिंदू है तो उस तरीके से करे। और ये हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही हिम्मत के साथ ये कार्य किया। तो शुरुआत मेरी इस तरीके से हुई जिससे मुझे आज भी मेरे कर्मचारियों पर बहुत गर्व महसूस होता है। और उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता गया, 4-6 महीने में मुझे ये देखने को मिला कि नगर निगम को 2 भागों में जब बांटा गया तो नॉर्थ में रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम थे और साउथ में हमसे 10 गुना ज़्यादा थे। हमारे में ये समस्या थी कि हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए भी हमारे पास पैसे पूरे नहीं होते थे। तो जो चुंगी भरण का पैसा आता है वो 5.5 करोड़ आता था और नगर निगम की उस समय में तनख्वाह थी 7 करोड़ के आसपास, 7 सवा 7 करोड़। तो हर महीने 1.5 से 1.25 करोड़ निकालना अपने आप से वो एक बहुत चैलेंजिंग था। रेवेन्यू के सोर्स नहीं होने से यूडी टैक्स और जो पुराना क्षेत्र है, भीतरी क्षेत्र है हमारे पास, वो था मंडोर सूरसागर, जहाँ बहुत कम कॉमर्शियल एरियाज़ हैं। तो हमारी अर्निंग इतनी नहीं थी जितनी साउथ की थी। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से मैं मिली और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर ये समस्या है और आप इससे हमें कैसे निजात दिला सकते हैं। और मैंने ये उनसे निवेदन किया था कि आप अपनी ट्रेजरी से हमें ये इनकी तनख्वाह दे दें। तो उन्होंने उस पर वाकई में विचार किया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपका करूँगा तो ये निर्णय तो सभी के लिए होगा, पूरे राजस्थान में मुझे ये निर्णय करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस हमारी पीड़ा को समझा और मुझे ये कहा कि भाई आप जाके फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त अखिल अरोड़ा जी थे, तो उनसे कहा कि भाई मुझे कहा उनसे मिलकर आप उन्हें भी ब्रीफ करें। तो मैं हमारे आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब के साथ और उनसे जाके मिली और मैंने अपनी बात उनके सामने भी रखी और लगभग 1 साल लगा मुझे इस पर निर्णय लेने में। और उन्होंने इस निर्णय को माना और अपनी बजट में उन्होंने ये घोषणा की कि सभी नगर निकायों को, नगर निगमों को ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाएगी। और वो घड़ी है, आज भी हमारे कर्मचारी अधिकारी सब उनको याद करते हैं, क्योंकि आज वो तनख्वाह जब 7 सवा 7 करोड़ थी, आज वो बढ़कर लगभग 11 करोड़ हो गई है। तो ये पैसा हर महीने निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता और आज उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनकी तनख्वाह ट्रेजरी से आती है।
और चुंगी का पैसा सरकार ले लेती है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और ये पैसा बचने से थोड़ा बहुत हम लोगों के विकास कार्य करवा पाए, वरना इन 4-5 सालों में लोगों के हम विकास कार्य कराने में हमें बड़ी दिक्कत होती। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इसी में ऐड करना चाहूँगी कि प्रशासन शहरों के संग अभियान हमारी जब सरकार थी, जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये चालू किया था योजना, तो उसमें हमने हज़ारों पट्टे, लगभग 10-11 हज़ार पट्टे लोगों को दिए और उसमें लोगों को बहुत लाभ हुआ और जो खुशी उनको उन पट्टों को मिलकर हुई वो हम बयान नहीं कर सकते। और जो कई ऐसे लंबित प्रकरण थे उनको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया था। और जो आप समझते हैं कि हमारे लिए वो पट्टा एक मात्र कागज़ है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो उसकी जीवन की पूंजी है, जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है या उसके ऊपर लोन लेकर जो मर्जी आए वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। कई लोगों की आशाएं उन पट्टों से बंधी हुई थी, जिनको हमने पूरा करने का प्रयास किया था। मैं एक बार पुराने इंसिडेंट पे वापस आऊंगा। आपने बताया कि जैसे वर्कर्स ने आपकी हेल्प की कोरोना काल में, वो जो कठिन कार्य करने की, और उसके बाद में जबकि उनको सैलरीज भी नहीं मिल रही थी और उसके बाद में इतने टाइम उन्होंने वेट किया, क्या उन्होंने आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर लिया एक बार कि सैलरी नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, हमारे सफाई कर्मचारियों की बात करें या हमारे अधिकारियों की बात करें, बहुत ही सामंजस्य के साथ उन्होंने कोविड में काम किया है और मतलब बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हुए उन्होंने काम किया कि उन्हें ये ऐसा मौका मिला है। सेकेंड वेव के दौरान 2020 में मैं नवंबर में चुनी गई थी, जब तो फर्स्ट वेव तो जा चुकी थी। सेकेंड वेव में मुझे भी फील्ड में रहने का मौका मिला था और मुझे खुद को ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो हम जहाँ भी जाते थे कोविड के दौरान, तो चाहे हमारे अधिकारी हमारे साथ हो, कर्मचारी हो, सभी मुस्तैदी के साथ फील्ड में तैनात रहते थे हमेशा। जी, एक चीज़ आपने और बताई कि साउथ के अंदर बजट एलोकेशन ज़्यादा हुआ, नॉर्थ में बजट एलोकेशन कम हुआ, जबकि साउथ पहले से डेवलप्ड था। तो ऐसा क्यों? मतलब नॉर्थ में तो डेवलपमेंट होना है तो ज़्यादा बजट तो नॉर्थ में आना चाहिए था। नहीं, बजट एलोकेशन तो नहीं कह सकते। साउथ के खुद के रेवेन्यू सोर्सेज ज़्यादा है। हाँ, उनके रेवेन्यू सोर्सेज ज़्यादा हैं। पॉश कॉलोनीज उनके पास है, कमर्शियल एरियाज उनके पास है, यूडी टैक्स की भी गुंजाइश वहाँ ज़्यादा है और हर तरीके से कहें तो डेवलप्ड साउथ है। तो डेवलप्ड शहर जहाँ होगा वहाँ नेचुरल है कि रेवेन्यू के सोर्स ज़्यादा होंगे। बजट एलोकेशन की बात करें तो बराबर ही जयपुर या केंद्र से आना होता या राजस्थान से आना था, तो वो ऐसा कुछ उसमें नहीं था। और जनता काफी लोग है, जो आम जनता है वो यूडी टैक्स भी नहीं भरती अपने घर का भी। देखिए, यूडी टैक्स है जो हमारा हाउस टैक्स है, इसको हमें एक जागरूक नागरिक की तरह हमें पे करना चाहिए। आज नहीं तो कल वो जुड़ कर आएगा। आप देखें कि वो वहाँ से कंप्यूटर से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आज नहीं तो कल उसको पे करना पड़ेगा और जागरूक नागरिक की तरह यही पैसा है जो उन्हीं के डेवलपमेंट में काम आता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको यूडी टैक्स जो भी आपका बनता है उसे आपको पे करना चाहिए। एज ए मेयर जब आप नगर निगम में आए थे तब नगर निगम की क्या स्थिति थी, और आज आपने जो सारा काम किया उसके बाद में आपने क्या बड़े बदलाव किए, क्या स्थिति आज है? देखिए, नगर निगम में सुधार करो जितना ही कम है और हमने हमेशा से ये प्रयास हमारा रहा है कि लोगों को सुविधाएं तुरंत मिले और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें एक ही दिन में पूरा करा जा सकता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है या मृत्यु प्रमाण पत्र है या मैरिज सर्टिफिकेट है, ऐसी चीज़ें जो लोगों को एक दिन में मिल जानी चाहिए, उनको हम कैसे सुधार सके, ये हमारा प्रयास रहा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले भी कही कि जो सैलरी लोगों को नहीं मिल पा रही थी टाइमली, उसके लिए हमने हमारी उस वक्त की पूर्ववर्ती सरकार से आग्रह करके उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। और जो नगर निगम में पेंडेंसी थी लंबे समय से, चाहे रिटायरमेंट का किसी का पैसा, कई ऐसे कर्मचारी थे जो रिटायर हो गए थे लेकिन उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए निगम से वो नहीं मिला, या कोई मृतक आश्रित जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद की कोई पेंडेंसी थी उस व्यक्ति की, वो उन्हें नहीं मिली। कोई ग्रेचुइटी के पैसे होते हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। यूनियन वालों ने मुझसे आग्रह किया था कि भाई मैडम, इतने समय से ये इतनी लंबी पेंडेंसी है, 15वें वित्त आयोग के जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ
आया। इस तरीके की समस्याएं जो वेतन संबंधित या कर्मचारियों के जो हित में थी, उनको मैंने 2024 में कम्प्लीटली पे कर दिया था सभी को। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था 2024 जनवरी तक जिसमें इसको लाभ नहीं मिला हो, और हम एकदम ज़ीरो पेंडेंसी हमने ये की थी। और ये एक प्रयास रहा था नगर निगम के अधिकारी और हमारे सामंजस्य के साथ कि हमने लोगों के सभी के जो भी बकाया थे वो हमने पूरे कर दिए थे। बाकी अगर क्लीनिनेस की बात की जाए, साफ़ सफाई की बात की जाए, तो अभी जैसे बारिश का मौसम है, इस समय जो सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें सुधार हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर सुधार हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सीवरेज ही नहीं थी, पिछले 50-50 सालों से नहीं थी। सूरसागर के ऐसे क्षेत्र थे, तो वहाँ हमने अमृत 2 का जो प्रोजेक्ट है नगर निगम का, उसके माध्यम से काम कराए। और इसके साथ-साथ RUIDP के माध्यम से भी जोधपुर शहर में जो सीवरेज की पुरानी समस्याएँ थी, जिनको सुधारने की आवश्यकता हो, चाहे भीतरी शहर में हो या अन्य कोई उत्तर के क्षेत्र में जो समस्याएँ लंबे समय से थी कि भई ये बहुत पुरानी लाइन है, कोई डैमेज हो गई है, उसको नया करने की ज़रूरत हो। और कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ निरंतर जब भी PHD की लाइन चलती थी तो उसके साथ-साथ वहाँ बहाव रहता था, वो सीवरेज में प्रेशर पड़ने की वजह से। तो उन क्षेत्रों को हमने सुधारने का कार्य किया है, और अभी भी आज भी अमृत का प्रोजेक्ट चल रहा है, और कई ऐसे क्षेत्रों में हमने उसके माध्यम से लोगों को लाभ दिया है। जोधपुर की जनता का एक बड़ी कंप्लेन रहती है रोड्स को लेकर। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं यहाँ पर, तो उनके आने से पहले फटाफट रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, टेम्परेरी सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद में उन रोडों की क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। बनाड़ के नाम पर तो आज सोशल मीडिया पे मीम्स ही चल रहे हैं, कोई उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। लोग इन सारे रोडों को नगर निगम से जोड़कर देखते हैं, मेयर से जोड़कर देखते हैं। देखिए, जोधपुर शहर की सड़कें, आप ठीक कह रहे हैं कि बरसात के बाद से काफ़ी डैमेज हो गई हैं, और पानी के बहाव, इस बार जो बारिश भी ज़्यादा हुई उस वजह से भी ये समस्या का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो, और हमारे यहाँ से जो MLAs थे 2, उनको भी बजट दिया गया था, और इसके साथ साथ सरकार ने खुद ने एक बजट निश्चित करके PWD के माध्यम से सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य किया था। लेकिन एक सतत प्रक्रिया होती है कि हर 2 साल में आपको सड़क को ठीक करना होता है, लेकिन 1.5 साल में जो वर्तमान में सरकार है उसने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। अगर कोई VIP मूवमेंट होता है तो वो उसको पैचिंग करके उसको ढक देते हैं, लेकिन अंदरूनी सड़कों को अगर देखा जाए तो उस पर कोई सुधार नहीं हुआ है, जिस पे आज भी काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है वो समझ से परे है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि इन पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, उस पे हर जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए। जी, आप जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में लोगों के साथ में जुड़ाव रखना और लोगों से एक उचित दूरी बनाए रखना, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मेयर का जो पद है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ पद है, जिसमें हमें सुबह 6 बजे भी फ़ोन कॉल शुरू हो जाते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे तक भी फ़ोन, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, और कोई टाइम भी नहीं है कि भैया वो जनता कभी भी हमें डायरेक्टली कॉल कर सकती है। और मैंने हमारे फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर रखे हैं ताकि जनता को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम का काम ही यही है कि जो लोगों की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनके गली मोहल्ले की प्रॉब्लम है या उनके किसी भी तरीके की उनके क्षेत्र में समस्या है, उससे वो नगर निगम प्राथमिकता से काम करता है उसमें। तो इसलिए जनता से दूरी बनाना तो मैं नहीं कहूँगी, और न ही उनसे मतलब जो भी उनकी समस्या है उसको हम कैसे, चाहे हमारे अधिकारी को भेजकर पूरी करें, या हमें कई बार खुद को उस क्षेत्र में जाकर हमारी प्रेजेंस में अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर उनको पूरा करना पड़े तो हम उसको पूरा करते हैं। और विशेष तौर पर जो सफाई की समस्या है उसमें हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें जनता का कॉपरेशन ज़रूरी है। जनता का साथ अगर होगा तो ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। जब आपने एज ए मेयर जोधपुर नॉर्थ को ज्वाइन किया, तब जोधपुर नॉर्थ को लेकर आपका क्या विजन था? देखिए, जोधपुर नॉर्थ एक हेरिटेज सिटी है, जो चाहे आप
पुराना जोधपुर कह दो या ओल्ड सिटी कह दो, वर्ल्ड सिटी कह दो, आप भीतरी शहर कहें या मंडोर या सूरसागर की बात करें, ये क्षेत्र मुझे मिला और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को संरक्षण करने का काम मुझे मिला। जिस तरीके से घंटाघर का क्षेत्र है या तुरजी का झालरा की बात कहें या मंडोर उद्यान की बात करें या सूरसागर क्षेत्र की बात करें, जसुरपुरा डैम की बात करें, ये जो क्षेत्र है जिसमें हमें चाहे सूरसागर के राव जोधा मार्ग से लेकर जो हमने नगर निगम ने उसको नाम दिया और उसको तैयार जेडीए ने ज़रूर किया था, लेकिन ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ कुएं, बावड़ियाँ और इस तरीके के क्षेत्र हैं, जो बावड़ियों को भी हमने साफ सफाई और उनको डेवलप करने का काम किया, जो चैलेंजिंग ज़रूर था। ये एक टफ काम था कि आपको तंग गलियों में कैसे आप साफ सफाई को मेंटेन कर सकें या उनकी वहाँ कैसे आप सुधार कर सकें, चाहे सड़क बनाकर या उन लोगों को कैसे लाभ दिला सकें जो भीतरी शहर में रह रहे हैं। कई ऐसे जर्जर भवन भी हैं, उनको आप कैसे उनको नोटिस दे के उनके माध्यम से उनको सुरक्षित रख सकें। तो ये एक चैलेंजिंग ज़रूर था कि शुरुआत में नॉर्थ में हमारा सबसे पहला प्रयास तो यही था कि शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखना है। तो उसमें हमारे कर्मचारी चाहे CSIs हों या हमारे संसाधन हो, चाहे ऑटो टिपर्स के माध्यम से, ट्रैक्टर्स या डंपर्स के माध्यम से, हमने एक ऐसी व्यवस्थित टीम बनाई और ये प्रयास किया कि हर एक गली में, हर मोहल्ले में वो ऑटो टिपर जानी चाहिए। कोई भी गली वंचित नहीं रहनी चाहिए ताकि लोग अपने घर का कचरा उसमें डाल सके और वो कचरा गली के नुक्कड़ पर या चौक में या ऐसे नहीं पड़ा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जोधपुर में जब टूरिस्ट आता है तो भीतरी शहर में वो जाता है और भीतरी शहर जो ब्लू सिटी के नाम से जानी जाती है हमारे शहर, उसको सिर्फ ब्लू सिटी को देखने ही नहीं, वो तंग गलियों में भी घूमता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि वो स्वच्छ और सुंदर रहे वो शहर। तो उसमें हमारे कर्मचारियों ने हमेशा से ही हमें सहयोग किया और हमने जागरूक करने का भी प्रयास किया पब्लिक को भी, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, SBM और SWM के माध्यम से। जो हमारी टीम है, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लोगों को भी जागरूक करने का काम किया। कई बार हमने घंटाघर पे ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए ताकि लोगों को जागरूकता आए और हमने हमारे पार्षदों के माध्यम से भी ये प्रयास किया और पार्षद भी हर वार्ड में ये प्रयास करते हैं कि उनका क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर रहे और कोई भी समस्या उनको अगर आती है तो वो मुझसे डायरेक्टली संपर्क करते हैं और हम उसका तुरंत निवारण करने का प्रयास करते हैं। आप ऑनलाइन हेट को कैसे मैनेज करते हैं? आजकल काफ़ी वीडियोस बन जाते हैं कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं ऑनलाइन में जो कमेंट्स होते हैं उनको मैं ज़्यादातर देखती नहीं हूँ और कोई डायरेक्टली मेरे पास कोई फ़ोन कॉल आता है या रिटर्न में कोई समस्या आती है तो उसको मैं तुरंत दूर करने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ऑनलाइन में हर तरीके का व्यक्ति किस विचारधारा का है, कैसा है, वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे वो काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता लगता है और वो किस हद तक धरातल पर सच है ये भी हमें ऑनलाइन से पता नहीं लगता है जब तक हमारे पास कोई उस जगह की तस्वीर या बाकायदा वहाँ का एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं आता है कि भाई ये प्रॉब्लम इस क्षेत्र में है। मैं जनरली जो भी मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप तुरंत मुझे उस क्षेत्र की फ़ोटो, वीडियो, आपके एड्रेस और नाम के साथ मुझे भेजें, तो मैं उसका तुरंत उस क्षेत्र के CSI या इंजीनियर शाखा को कह के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। हाल ही में सरकार ने दोनों निगमों को एक करने का निर्णय ले लिया है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नगर निगम नॉर्थ और साउथ के बाद अब वापस एक होने जा रहे हैं और जिस तरीके से 2 नगर निगम पूर्व में किए गए थे तो सरकार की उस वक्त ये मंशा थी कि विकास कार्य अच्छे होंगे, जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और अब इन्होंने जो एक किया है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर क्षेत्र उन्होंने बड़े कर दिए हैं और ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपके संसाधन वही है, वो काम करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि कम हो जाएंगे जिससे लोगों तक हर व्यक्ति की पहुंच से वो थोड़ा दूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से क्षेत्र बड़ा है तो उसमें विकास कार्य में सरकार की कितनी मदद रहती है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सरकार की। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है जिनको तुरंत सॉल्व करना ज़रूरी रहता है। इन दोनों के बीच में आप प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं? कि प्रायोरिटी हम हमेशा जो
प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करने वाली है उसको देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को तो हम डीले कर सकते हैं, और लेकिन जो तुरंत की जो समस्या है उससे कैसे निजात लोगों को मिले, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। वैसे तो हर कार्यकाल अधूरा ही लगता है, आपको अपने कार्यकाल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगता है जो अभी तक अधूरा है? जी बिल्कुल। देखिए, काम कभी भी पूरे नहीं होते, चाहे जनता के काम हो या नगर निगम के कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो या हमारी कोई बजट घोषणाएं हो। कई ऐसी बजट घोषणाएं थी जो मैं पूरी नहीं कर पाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी इंदिरा गांधी की स्टैचू। जोधपुर शहर में कहीं भी इंदिरा गांधी की स्टैचू नहीं है, तो मेरा ये एक पहली बजट घोषणा थी जो आर्थिक स्थिति नगर निगम की कमज़ोर होने के कारण हमने उसको तो साइड रखा, और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को देनी ज़्यादा ज़रूरी थी उस पे उस फंड को लगाया करा। हमारा ये प्रयास था कि हम उसको 5 साल में पूरा कर सके, लेकिन कोई न कोई कारणों से वो लंबित रही, और ये मुझे मलाल रहेगा कि मैं इंदिरा गांधी की स्टैचू जोधपुर में स्थापित नहीं कर सकी। राजनीति में अब आप अपना प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं? क्या हम आपको एज अ फ्यूचर एमएलए देख पाएंगे? देखिए, आगे के पदों की लालसा मुझे कभी भी नहीं रही। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं महापौर के पद को सुशोभित करूंगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और जोधपुर की जनता का प्यार और हमारे पार्षदों का आशीर्वाद था कि जो मैं इस पद पर आई, और आगे समय में भी मैं पार्टी की सेवा और जोधपुर की जनता की सेवा ऐसे ही करती रहूंगी। उनके सुख दुख में हमेशा हाजिर रहूंगी, और आगे जो भी आला कमान, जो भी पार्टी हमें निर्देश आदेश देगी उस पे हम काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपने आज अपना टाइम दिया। आपका एक इतना टाइम निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और जोधपुर के लोकल लोगों को यहाँ के उनके मुद्दे जो है वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और आशा करता हूँ एक राउंड फिर से बैठेंगे जब हम उन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।